हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। जिन लोगों ने इस बार ये लास्ट ईयर का 2020 का सीटेट का फॉर्म भरा था, उन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड सरकारी जल्द से जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको अपनी तैयारी के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि पुरानी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा होगा। आप जितने क्वेश्चन पेपर करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा उसके लिए। एक बार उस जितना भी आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उन सब का आप अपना क्विक रिवीजन मार सकते हैं। जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी अब नई चीज़ को मत पढ़िएगा। जिन लोगों की अभी एनसीईआरटी नहीं हुई है, वो दोबारा उस एनसीईआरटी को मत पढ़िएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए टाइम कम है और समझ में भी नहीं आएगी इतनी जल्दी। लेकिन जिन लोगों ने अपनी एनसीईआरटी 1 से 2 बार रिवीजन मार दिया है, जिन लोगों ने पूरी तरह से पूरी कंप्लीट कर दी है, पढ़ ली है, वो अपना एक बार फिर से उसका कर सकते हैं, या फिर उससे संबंधित जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो उसके लिए कर सकते हैं आप यहाँ से। और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जाइएगा, अपनी पूरी उसके साथ जाइएगा। उसके साथ एक फॉर्म भी लेके जाना है, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि आप कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है। अब अपने जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे उनको ही रिवीजन मारिएगा, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो आपसे कम होंगी वहाँ से। और फिर उसके बाद आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद सुपर टेट की तैयारी। ठीक है। तो हमारा आज का नया चैप्टर क्या है, ये भी चैप्टर इसी में ही है, सीटेट के। अगर आपसे इससे संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस यहाँ से है। इनको किसी भी चीज़ से कोरिलेट करके पूछ लेते हैं। हिंदी की पैरागॉजी में भी पूछ लेते हैं, इंग्लिश में पूछ लेते हैं, यहाँ तक कि मैथ के जो 15 क्वेश्चन अलग से आते हैं उसमें भी इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तीनों राइटर्स इसमें दिए गए हैं, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें प्याजे हैं, कॉलबर्ग है, वाइगोत्स्की के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिनके सिद्धांतों के नाम भी पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि सिद्धांत किसने दिया था, या इनसे संबंधित कौन सी है, या इनकी अवस्थाएं कितने से कितने एज में किसने दी है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं अपना जीन पियाजे से। जीन पियाजे के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, चाहे वो जब 1 साल में 2 बार होते थे, तब भी दोनों में ही कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से जीन पियाजे के क्वेश्चन होते थे। कुछ चीज़ें डायरेक्ट पूछी जाती है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट नहीं होती है, वो कुछ चीज़ें घुमाकर पूछी जाती है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं ये चूज़ करने के लिए कि ये कौन से का राइटर है, या किसने इस चीज़ के बारे में बताया है। आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। पियाजे के बालकों की बुद्धि के विकास को जानने के लिए अपने बच्चों पर खोज किया। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राइटर है, ब्याजेव, कॉलबर्ग, वाइगोत्स्की, जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों पर ही परीक्षण किया था बुद्धि के विकास को जानने के लिए। तो वो कौन थे जिन्होंने अपने बच्चों पर ही खोज की थी, किसके लिए, बुद्धि के विकास को जानने के लिए, कि एक बुद्धि का स्तर कितना होता है, इतने साल में इतना होता है। इन्होंने हर चीज़ को नोट किया था कि 2 साल में इतना होता है, 2 महीने में इतना होता है, 1 महीने में इतना प्रगति गिरतियाँ, या फिर 1 साल के बाद इतना प्रोग्रेस हुआ। इन्होंने हर चीज़ को नोट किया था अपने बच्चों पर। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे ने मानसिक और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, इनका ये बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, या संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, वो सबसे पहले किसने दिया था। वो सबसे पहले आपका जीन पियाजे ने ही दिया था। और इसी के लिए इन्होंने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जाना जाता है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के जो प्रिंसिपल सिद्धांत दिए थे वो जीन पियाजे ने दिए थे। पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है। दूसरा ये होता है कि इन्होंने खुद के बच्चों पर ही बुद्धि के विकास को, हर एक पॉइंट को नोट किया, ये पता किया कि 2 साल में इतना प्रगति करती है, 3 साल में इतना प्रगति करती है। तो हर चीज़ को इन्होंने नोट करते चले गए, और इन्हीं विचारों के आधार पर इन्होंने मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के इनके जाने जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका चैप्टर, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों ही हैं यहाँ से क्या है कि जीन पियाजे के कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कैसे बताते हैं। ये कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्र करने से है। इसका ये कहना था पियाजे जी का
कि इन्होंने जो कॉग्निटिव पे किया था इस संज्ञानात्मक विकास से, इनका जो तात्पर्य था वो था कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, सूचनाएं इकट्ठा करते हैं नहीं करते हैं, कितने साल में कितनी सूचनाएं इकट्ठे करते हैं, कितने शब्दों का यूज़ करते हैं, कि हम उन्हें क्या सिखा सकते हैं और बच्चे का सीखने का तरीका क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी बताई इन्होंने। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका समावेशन से। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर संज्ञानात्मक से क्वेश्चन नहीं आता है तो समावेशन से ज़रूर आएगा। इसमें क्या दी गई है, इस प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। पहला आपका जरूर पूछेगा कि कॉग्निटिव से या संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी थी, या सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, जो अपने बच्चों पर ही जिसने परीक्षण किया था। क्वेश्चन लेंथी होता है, लंबा होता है, लेकिन उसको समझने के लिए उसमें से सिर्फ 2 या 3 ऐसे वर्ड होते हैं जो आप समझ सकते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। और पियाजे की संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 अवस्था में इसको डिफाइन किया था कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कि किस तरीके से वो सीखता है, सूचना इकट्ठा करता है, इन सब के लिए उसने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अब वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं आपकी, वो 4 अवस्थाएं हैं ये। सबसे पहले क्या होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। ये क्या होती है, जीरो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक। इसमें बच्चा जितनी भी चीज़ें सीखता है वो अपने सेंसेस से सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, इंद्रियों से सीखता है। जो बच्चे के सामने जो भी चीज़ें की जाती हैं वो उसका इमिटेशन अनुकरण करने लगता है, उन चीज़ों को वो अपने सेंस से सीखता है। हाथों का इस्तेमाल करता है, आँखों का इस्तेमाल करता है, कानों का इस्तेमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती हैं, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक ही होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपसे एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी पियाजे की अवस्था है जिसमें एक बच्चा अपने आँखों का, हाथों का, कानों का, इनका प्रयोग करता है। तो उसमें आपको ये चारों अवस्थाएं दी गई थी। इसके साथ आपसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्थाएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को एक साइड में लिख दिया जाता है और उसके सामने आपको एज दी जाती है कि 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 या 7 से आगे, इसमें से कौन सा सही है या कौन सा इनमें से मिलान कर कीजिए। या तो आपसे इनमें से मिलान पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। आप चाहे तो इसे पूरे की पूरी को एक जगह लिख सकते हैं, जैसे प्याजे है, प्याजे के सिद्धांत, प्याजे ने क्या दिया था, प्याजे की अवस्थाएं क्या थी, उनकी एज क्या थी, 2 जन्म से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या थी, 2 से 7 वर्ष के लिए थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, यहाँ वो चीज़ों को टच करके सीखने लगता है। मूर्त वो होते हैं जो उसके सामने उस चीज़ को दिखाई देती हैं। और अगर वो स्कूल की एज पूछता है तो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्कूल में जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे 7 वर्ष दी गई है। उसके बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका ये तात्पर्य होता है कि बच्चे जो चीज़ दिखाई नहीं देती हैं उसके बारे में भी सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी अवस्था है इसकी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है चारों ही। इससे एक बार नहीं, आपके कम से कम अगर आपने प्रीवियस पेपर पढ़े हैं तो आपके 10 से लेकर 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट किए हुए हैं। साथ में जो भी नए क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो यहाँ से भी पूछे गए हैं। प्याजे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। 31 जनवरी को जो आपका पेपर होगा उसमें भी आपको यहाँ से संबंधित क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसलिए इन टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कुछ सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट में ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके पूरे पेपर्स में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को मत छोड़िएगा। जब इन चीज़ों के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको सिर्फ अपना रिवीजन करना है।
अभी देखिए ये क्या है कि जीन पियाजे, ये भी जीन पियाजे का ही है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि संज्ञान जीन पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास दिए थे उसका शिक्षा पे या शैक्षिक महत्व क्या है, उसने क्यों दिए थे, क्या उसका मोटिव था, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक और मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका ये कहना है कि जो बच्चे का मानसिक विकास होता है या उसके सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो वो सीखता है वो पूरी लाइफ चलता रहता है। ये एक प्रोसेस है जो उसकी पूरी लाइफ या निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये आपको जब आपको विकास और वृद्धि अधिगम ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी वहाँ भी बताया गया था कि बच्चे का जो विकास होता है वो पूरी लाइफ चलता है, जन्म से पहले स्टार्ट होता है और जब मृत्यु तक चलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। इससे बालक में नवीन सोच और विचारों का निर्माण होता है। ये बात इसने बिल्कुल सही कही है कि जो शिक्षक को कम से कम महीने में या फिर 2 महीने में 3 महीने में ऐसी चीज़ों को रखना चाहिए जो नई हो, करंट में चल रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो या बच्चे से संबंधी उन्हें समझ नहीं आ रहा हो या उन्हें टीचर से कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह की छोटी छोटी डिबेट्स या वाद विवाद प्रतियोगिता रखनी चाहिए जिससे वो बताए कि हाँ बच्चों के इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है या हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर टीचर इसमें कुछ चीज़ों को चेंजेस करे तो हमारी ज़्यादा समझ में आएगा। इससे बच्चों के विकास ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा और उनकी सृजनात्मकशीलता की जो सोच है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका निर्माण होगा। और सबसे ज़्यादा इसी पर दिया जाता है रचनात्मक विकास पर। इसके लिए बच्चों की सोच और विचारों का भी निर्माण होगा। वो चीज़ों को सोचने लगेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बच्चों की बालकों की तार्किक क्षमता का विकास करना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ पर सोचने के लिए बोलना चाहिए। जैसे अगर आप उन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता दोगे तो बच्चा उसमें सोचेगा कि ये चीज़ सही हो सकती है, गलत हो सकती है। उनको खुलकर बोलने के लिए उनको इतनी आज़ादी देनी चाहिए कि वो कोई चीज़ बोल रही है पहले उनको बोलने दिए जाना चाहिए। यदि आप वो गलत बोल रहे हैं, आपसे सीटेट में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक टीचर ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता में बच्चों को बोलने के लिए कहा तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है या इसमें से कौन सी प्रक्रिया सही है या गलत है। उसमें ये ऑप्शन ज़रूर मिलते हैं इस तरीके से कि बच्चा गलत बोल रहा है तो टीचर को बीच बीच में टोकते रहना चाहिए। बच्चे को जब कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही हो या फिर कोई और चीज़ हो रही हो जिसमें बच्चे को बोलने की आज़ादी दी गई हो कि आपको इस चीज़ पर बोलना है, तो इससे सबसे पहले यही काम टीचर को करना चाहिए कि सबसे पहले उसको बोलने देना चाहिए। उसको बीच बीच में इस तरह नहीं टोकना चाहिए क्योंकि इसके बाद बच्चा नहीं बोलेगा। अगर आप उसे बीच बीच में टोकते रहेंगे या फिर कुछ बोलेंगे कि ये तुमने गलत बोला सही बोला, आपका काम है उन चीज़ों को नोट करना और फिर बाद में उन्हें बताना कि ये चीज़ अगर इसकी जगह आप ये चीज़ यूज़ करते तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर आपने इस सेंटेंस को गलत फ्रेम किया है या गलत बोला है। आपको उसे बाद में उसका मूल्यांकन करना चाहिए क्योंकि अगर आप बीच में इन चीज़ों को बोलते हैं तो बच्चा फिर सोचता है कि आगे जो मैं बोलूँगा वो भी गलत होगा, तो वो बोलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्या है, शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा और प्रयोगात्मक शिक्षा पर बल देना चाहिए। उनको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को जो उनके व्यवहार से संबंधित हो या उनकी रियल लाइफ से संबंधित हो, उनके घर से, समाज से, परिवार से। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो जल्दी सीख सके उस चीज़ को, या ऐसे टॉपिक देने चाहिए जिससे वो खुद करके लाए। आपने बोला कि जल प्रदूषण पर आपको एक निबंध लिखना है या 50 शब्दों में इसका वर्णन करना है। उनको बोलिएगा कि आपके आसपास
जो भी प्रदूषण हो रहा है या जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो भी प्रदूषण हो, आपको उनके बारे में लिख के लाना है। तो बच्चा उस चीज़ को नोट करेगा, घर से बाहर जाएगा, देखेगा कि ये प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा। वो सारी चीज़ों को नोट करेगा और उसके व्यवहार से भी संबंधित हो जाएगी और उसको पता भी चल जाएगा कि ये प्रदूषण हो रहा है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। अब ये देखिए, कुछ सिद्धांत इसे पूछे गए हैं कि जीन पियाजे के कुछ सिद्धांत हैं यहाँ से, कुछ सिद्धांत हैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट भी है। ज़्यादातर नहीं है, लेकिन एक नंबर में अगर आपसे पूछ लेगा कि निर्माण और खोज का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने। कार्य क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया और उसमें अगर कोहलबर्ग का नाम है तो सबसे पहले आप कोहलबर्ग ही लगाएंगे। लेकिन अगर उसमें पूछा हुआ कि नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किन किन किस किस ने दिया और उसमें पियाजे भी है और कोहलबर्ग भी है और पूछा गया क्या दोनों है या एक है, तो उसमें आपको दोनों पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पियाजे ने भी नैतिक सिद्धांत के बारे में बताया। लेकिन उसने इतना ज़्यादा उसको डिस्कशन नहीं किया, ना कोई एक्सप्लेन किया है कि नैतिक विकास क्या है। सिर्फ एक लाइन में यूज़ किया गया है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसको बताया गया है कि नैतिक विकास क्या है, क्या नहीं होता है, मोरलिटी के बारे में, तो संपूर्ण कोहलबर्ग ने दिया है। तो इसलिए अगर आपको किसी एक को चूज़ करना है तो कोहलबर्ग को कीजिए। लेकिन अगर दोनों दिए हैं और दोनों ऑप्शंस में दिए गए हैं तो आपको दोनों यूज़ करने हैं फिर। उसके बाद पियाजे के बाद सेकंड थ्योरी किसकी है, कोहलबर्ग की। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा तो पियाजे हैं। लेकिन अगर मॉरलिटी यानी कि आपको मोरल के बारे में पूछ रहा है या नैतिक विकास के बारे में पूछ रहा है तो आपको कोहलबर्ग इसमें सही है। ये क्या, ये है कोहलबर्ग के नैतिक विकास। इसने इसमें अपने कुछ 3 अवस्थाएं दी गई हैं। सबसे पहले क्या है, पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक विकास। दूसरी क्या है, परंपरागत नैतिक विकास। पहली क्या है इसमें, पूर्व परंपरागत, दूसरी है परंपरागत और तीसरी है उत्तर परंपरागत। अब इसमें ये आपको पता होनी चाहिए परंपरागत कितनी तक है, 4 से लेकर 10 वर्ष के लिए पूर्व परंपरागत है, 10 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के लिए आपकी परंपरागत नैतिक है और 13 साल से बड़े के लिए आपके लिए क्या है, उत्तर परंपरागत या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 10 वर्ष के बच्चों के लिए कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांत में कौन से स्तर का वर्णन किया है, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या उत्तर परंपरागत। तो इसने 4 से लेकर 10 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व परंपरागत के स्तर को बताया है और यह 10 से लेकर 13 वर्ष के बच्चों के लिए परंपरागत और 13 वर्ष से बड़ों के लिए इसने क्या कौन सी बताई, आपकी उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत का मतलब ये होता है, यहाँ से एक चीज़ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब हम किसी को दंड देकर, पनिश करके या रिवॉर्ड देकर, अवार्ड देकर हम किसी चीज़ को सिखाते हैं। जब आप 4 साल के, 10 साल के बच्चों को अगर आप उसको किसी चीज़ के लिए पनिश कर रहे हैं तो वो ये समझेगा पनिश गलत चीज़ों के लिए दिया जाता है और अच्छी चीज़ों के लिए उसको क्या दिया जाता है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं या उसको शाबाशी दी जाती है। तो यहाँ पे उसको पनिश करके या उन चीज़ों के आधार पर इनको बच्चे को सिखाया जाता है। परंपरागत में ये होता है कि बच्चे की जो परंपरागत घर में, परिवार में या फिर सोसाइटी में जहाँ भी जाता है, जो चीज़ चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम करना होता है, उससे अलग वो अपनी उसमें कुछ नहीं जोड़ सकता। लेकिन उत्तर परंपरागत में वो पूर्व परंपरागत चीज़ों के अलग भी जाकर नई चीज़ों को उसमें ऐड कर सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कि यहाँ पे कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, इनको भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से अवस्थाएं पूछता है। जैसे स्व केंद्रित अवस्था क्या होती है, स्व केंद्रित अवस्था में क्या होती है कि 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए स्व केंद्रित, जिसमें बच्चा खुद सीखता है। आपने यहाँ पे 2 चीज़ पढ़ेंगे, एक स्व केंद्रित कोहलबर्ग ने दी थी और एक स्व केंद्रित आपके पियाजे ने दी थी।
एक स्व केंद्रित आपकी किसने दी थी? पियाजे ने दी थी। पियाजे का कहना था स्व केंद्रित में आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्व केंद्रित इस स्तर पर या इस शब्द पर पियाजे का और कोहलबर्ग का क्या विचार है? पियाजे का मानना था कि स्व केंद्रित बच्चा अपने आप में रहता है, कि बच्चे को जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो अपनी तक रखेंगे, उसमें एक ईगो होती है जिसे अहम केंद्रित कहा जाता है। उसके बाद जब कोहलबर्ग ने बोला स्व केंद्रित, ये इसका ये कहना होता है कि जब कोई बच्चा सीख रहा होता है, जैसे कोई गाड़ी से चलाना सीखता है, उसके साथ जब वो बातचीत करता है, तो इसी बातचीत को पियाजे ने बोला कि बच्चे में अहम केंद्रित होता है, वो अपने तक सीमित होते हैं अपनी चीज़ों के प्रति। लेकिन कोहलबर्ग ने कहा है कि जब बच्चा किसी चीज़ को चलाते वक्त या करते वक्त, काम करते वक्त उसके साथ बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब वो अहम केंद्रित नहीं, खुद में सीमित नहीं है, बल्कि वो उस चीज़ को करने के लिए उसको मार्ग दे रहा है, आगे चलने के लिए उसको मार्गदर्शन दे रहा है। कौन? वो बच्चा उस चीज़ को। यदि कोई एक बच्चा है और वो गाड़ी चला रहा है और यहाँ इस बच्चे के इसके साथ बोल बोल कर इसके साथ आगे बढ़ रहा है, तो उस वस्तु को क्या कर रहा है? मार्ग दे रहा है आगे चलने के लिए। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या करता है? कोहलबर्ग ने क्या बोला, पियाजे ने इस चीज़ में क्या बोला? अब नेक्स्ट क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, किशोरावस्था की प्रारंभिक काल। यहाँ क्या कह रहा है कि परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक और किशोरावस्था के प्रारंभिक काल से होती है। किशोरावस्था कब से शुरू होती है? 13 से मानी जाती है, जिसे टीन एज भी कहते हैं। उससे पहले क्या होती है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बहुत कम ऐसे होते हैं जो परंपराओं के अकॉर्डिंग चलते हैं, वहाँ वो अपनी तकनीकों, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को इसमें इस्तेमाल करते हैं, नई चीज़ों में बदलाव करने की बहुत कोशिश करते हैं किशोरावस्था काल में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ये किशोरावस्था में है। आधारभूत आत्मचेतना अवस्था, ये भी आपकी किशोरावस्था में है। तो किशोरावस्था में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो परंपराओं के अकॉर्डिंग नहीं चलते। वो अपने व्यवहार को, अपनी सोच को, जो परंपरा में कुछ चीज़ें गलत उनको लगती है, उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। स्व केंद्रित अवस्था अभी हमने बताई थी, स्व केंद्रित, और पियाजे की थी यही अवस्था कौन सी? अहम केंद्रित। तो आपको इनको पता होना चाहिए। अहम केंद्रित किसने बोली? पियाजे ने। स्व केंद्रित किसने बोली? कोहलबर्ग ने। तो ये क्या है कि इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं उसकी व्यक्तिक अवस्थाएं, इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यहाँ आपको इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया था, बस सेम वही चीज़ है यहाँ पे, कि वो क्या करता है? अपने वस्तु को, अपने सामान को उनके साथ बातचीत करके उसको एक मार्ग देने की कोशिश करता है ताकि वो आगे चले। तुम्हें इस साइड मुड़ना है। जब बच्चा किसी चीज़ से खेलता है तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बच्चा उस वस्तु के साथ बातचीत करता रहता है। तो बातचीत कोहलबर्ग की अवस्था में पूछे तो वो उसको बोलता है कि वो उसको मार्ग देता है, इसकी सोच को भी डेवलप करता है। लेकिन पियाजे कहता है कि बच्चा खुद में सीमित होता है, यहाँ पे वो उसको मार्ग नहीं देता है, बस अपने तक रहता है, उसमें एक अहम होता है, ईगो आ जाती है। थर्ड है आपकी परंपराओं को धारण करने वाली कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इसी अवस्था से होते हैं। जो चीज़ परंपरा में चलती है कि हमें इस टाइम तक यहाँ आना है, हमारे परिवार में ये होता है, हमारी सोसाइटी का ये रूल है, तो हम उसी सोसाइटी के और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है। जो समाज में नियम चलते हैं, जो उसके परिवार में नियम चलते हैं, हम उन्हीं चीज़ों के काम करते रहते हैं। हम उसमें ये नहीं सोचते ये चीज़ गलत है या चीज़ सही है या इसमें परिवर्तन होना चाहिए, नहीं। जो घर वालों ने बताया, जो समाज में प्रचलित है परंपराएं, हम उसी के साथ ही चलते रहते हैं। इस अवस्था में धारण करता हुआ देखा जाता है। इस अवस्था में बालकों को अच्छाई बुराई का ज्ञान
हो जाता है। यहाँ क्या करता है, यहाँ से बच्चों को अच्छाई बुराई का ज्ञान होने लगता है, लेकिन चीज़ों को क्या करता है, फिर भी वो परंपरा के साथ ही चलता है। यहाँ परंपरा के साथ चलकर इसको पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। उसके बाद जब वो नेक्स्ट अवस्था में आता है तो वहाँ अपनी उन चीज़ों को परिवर्तन करने की कोशिश करता है कि ये चीज़ गलत है। जैसे यहाँ पे क्या लगता है कि इन बालकों को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, उनमें आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव होने लगता है। यहाँ कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस आने लगता है उनके अंदर। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट होने का मार्ग प्रशस्त कर देता है। यही असंतुष्टि उसे समाज में, परिवेश में जो चीज़ गलत हो रही होती है उसको बदलने और परंपराओं के प्रति विरोध रुख अपनाने को कसाती है। वो यही कहता है कि जो चीज़ उकसाती है, जो चीज़ सोसाइटी में, ये चीज़ अगर आपकी सोसाइटी में गलत है, और यहाँ जब वो उस अवस्था में जाता है, पहले क्या होती है, वो चीज़ों के परंपरा के इसके अकॉर्डिंग काम करता रहता है, लेकिन बाद में जब उसे चीज़ पता चलती है, समझता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ समाज को भी प्रगति नहीं दे सकती है, ना ही हमारे परिवार को दे सकती है, ये चीज़ गलत है या फिर ये सही है, ये परंपरा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, जब अपनी पूर्व परंपरागत अवस्था में आता है, यानी कि अगली परंपरा में आता है, उसमें क्या करता है बच्चा कि यहाँ पे वो उन चीज़ों को परिवर्तन करने की कोशिश करता है और कुछ चीज़ों को परिवर्तन भी करता है। इससे क्या होता है कि उनमें इस अवस्था में उनमें सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, ये विकास बढ़ने लगते हैं। तो उन चीज़ों के प्रति उसे अडिग रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। जैसे स्कूल्स में, कॉलेज में जाते हैं बच्चे, वहाँ चीज़ें, उन्हें कोई चीज़ गलत लगती है, रूल गलत लगते हैं, उसके खिलाफ भी वो क्या करते हैं, आगे अड़ जाते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये आपकी फोर ये आपकी यहाँ पे 4 अवस्था थी, और इससे पहले आपकी वो 3rd अवस्था थी, और इसके बाद आपकी 5 अवस्था है। यह है आपकी आत्म चेतना अवस्था। इसमें क्या होता है कि नैतिक या चारित्र्य विकास का यह चरम अवस्था होती है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद इस प्रकार का विकास होता है। जब बच्चे में पूरी तरह मेच्योरिटी आने लगती है तो बच्चा विकास की तरफ बढ़ने लगता है। उसमें क्या होता है कि उसका चारित्र्य विकास काफ़ी अच्छा होता है, वो मॉरलिटी को समझने लगता है, नैतिकता के बारे में सोचने लगता है कि ये चीज़ ऐसी है, या ये परंपरा, ये सभ्यता, ये जो चीज़ चल रही है, पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं, उनके अलग हटाने के लिए और परिवर्तन करने के लिए, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार आज के साथ जुड़ सके, उसके लिए काम करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि कुछ वाइगोत्स्किन के भी सामाजिक विकास दिए है, यानी कि सोशली। इसने यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका ये वाइगोत्स्की का है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि पियाजे से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पियाजे से, कॉलबर्ग से और वाइगोत्स्की, जब ये तीनों ही इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किए हैं, तो वो चीज़ों, इनसे हर से क्वेश्चन पूछता है, वो 2-3 क्वेश्चन हर चीज़ से पूछने लगता है, तो आपको कोई भी चीज़ इसमें से नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट है आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास। इसमें कह रहा है कि सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, आपको तीनों भी दे सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास के समाज का विशेष योगदान होता है। इनका कहना है कि अगर बच्चे का विकास हो रहा है तो उसमें एक सोसाइटी का या एक समाज का, परिवार के जितना ही अहम रोल होता है। जितना एक परिवार का रोल होता है उतना ही समाज का रोल होता है। बच्चे को सही गलत चीज़ों की जो पहचान कराते हैं वो भी समाज कराते हैं। जन्म के समय शिशु शिशु का व्यवहार सामाजिकता से दूर होता है, बाल्यावस्था में सामाजिक दायरा सीमित होते हैं, लेकिन उसके बाद उनका समाज का जो दायरा होता है वो बढ़ने लगता है, संगति बढ़ने लगती है, दोस्त बनने लगते हैं, कॉलेजों में जाने लगते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलने लगते हैं, जिससे समाज का जो दायरा होता है, जो संस्कृति है, वो अलग अलग मिलती है।
इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया है कि जो बच्चे का विकास होता है उसमें परिवार की जितनी भूमिका होती है उतना ही एक बच्चे के विकास में समाज की भूमिका होती है। समाज को इम्पोर्टेंस माना था वाइगोत्स्की ने। अब जैसे यहाँ देखिए लास्ट है आपका, उसके बाद इन तीनों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के हर प्रकार के विकास में समाज उतना ही योगदान देता है। जन्म के समय तो बालक सामाजिकता से दूर होता है, लेकिन बाद में वो उसका दायरा सीमित होता है, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता है। किशोरावस्था में वे हम उस उम्र समूह के सक्रिय सदस्य होने लगते हैं। तो जितनी भी सोसाइटी से संबंधित जो भी दिए गए हैं वो यहाँ पे इसने दिए गए हैं कि इससे संबंधित वाइगोत्स्की ने दिए। और पियाजे की थ्योरी भी आप ज़रूर पढ़िएगा। पियाजे से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो हम आपको इसी में ही प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि पियाजे की कौन सी अवस्था से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें वाइगोत्स्की हुई, कोलबर्ग के हुए, उसके नैतिक मूल्य से डायरेक्ट भी पूछते हैं और नहीं भी पूछते हैं। डायरेक्ट आपसे क्या पूछेंगे, पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की तीनों के सामने एक साइड में दे देंगे और तीनों के सामने उनके सिद्धांत दे देंगे कि जैसे पियाजे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास, और नीचे आपका किसी और का विकास देके पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही नहीं है।